हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की यूनिट 4 से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी क्लास 4 होगी। इससे पहले ऑलरेडी हम क्लास 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं रिस्पेक्टिवली फॉर द यूनिट्स यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होती हैं। साथ में हमारी ईमेल एड्रेस है beingabestteacher@gmail.com जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप स्ट्रेट अवे वहां से जाकर लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज सच एन एनवायरमेंटल कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ विच चेंजेस विद इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए, एक ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन जो चेंज होती है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस से, दैट इज डेप्रिविएशन, सोशल डिफरेंस, ग्लोबलाइजेशन या इन एग्जैक्ट डेवलपमेंट। हिंदी में आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर एक बार आप इंग्लिश में भी जरूर रीड कर लें क्योंकि हिंदी में सिर्फ किया हुआ है ट्रांसलेशन, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज डेप्रीवेशन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड ऑफ एज ग्रुप 13 to 19 years is adolescence, marginalized, deprivation, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, 13 से 19 साल का बच्चा किस कैटेगरी में आएगा? तो एडोलेसेंस की एज होती है वो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन among the countries of the world. Integration of economic and societies are over the world. Third is both 1 and 2. Fourth is an environment condition for cultural change and other aspects. देखिए, इस यूनिट में आपके बहुत सारे सोशल टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, पॉवर्टी है, डेप्रीविएशन है, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में भी है, अर्बनाइजेशन है। एंड ये सब टॉपिक्स थोड़े से आपके देखिए सोशल टॉपिक्स अब कंप्लीटली हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप से भी अंदाजा लगा सकते हैं बिकॉज ये सभी टॉपिक्स आप डेली बेसिस पे न्यूज में सुनते हैं, इनके बारे में रीड करते हैं न्यूज़पेपर्स पे, एंड कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक्स चर्चा में रहते हैं। एंड अर्लियर आपने अपनी स्कूल लाइफ में डेफिनेटली ये सभी टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये यूनिट बाकी यूनिट से कंपेयर करें तो थोड़ी सी इजी हो जाती है। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच एक कनेक्शन बना रहता है, इंट्रैक्शन बना रहता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया भर में आर्थिक और समाजों का एकीकरण भी रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ड्रग एडिक्ट पे भी आपका एक टॉपिक है। इस टॉपिक को भी आप रीड करें, अभी हाल ही में ये हाईलाइटेड टॉपिक है तो इस पे से क्वेश्चन आपके अधिक आ सकते हैं। अ ड्रग एडिक्ट नीड्स विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? एक ड्रग एडिक्ट है तो उसको आप कैसा ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे, कौन सा इनमें से हम ट्रीटमेंट देंगे? फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल एंड मेंटल ट्रीटमेंट। सेकेंड इज हम उसको इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। तीसरा है शुड बी गिवन एनेस्थीसिया, उसको एनेस्थीसिया देंगे, बायोलॉजिकल टर्म है ये। देन नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक हेल्प तो डेफिनेटली नहीं करेंगे क्योंकि जो ड्रग ले सकता है उसके पास ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत पुअर है, डेफिनेटली एक महंगी चीज का सेवन वो कर रहा है। एंड शुड बी गिवन एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया आपको अनकॉन्शियस कर देता है, जो आपकी कोई ऑपरेशन या सर्जरी होते हैं तब आपको दिया जाता है थोड़ा सा बेहोश रखने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा।
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एक ड्रग एडिक्ट को साइकोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा उपचार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1। Now coming to next question, question number 5. The shift of population from countryside to cities is called what? देखिए पॉपुलेशन का शिफ्ट जब होता है कंट्री के साइड, जो बोलते हैं हम, एक तरह से विलेजेस से सिटीज में भी आप बोल सकते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, अर्बनाइजेशन या लैंड प्रिजर्वेशन? तो इसको हम बोलेंगे अर्बनाइजेशन। क्यों आते हैं शहर में? देखिए ग्रामीण इलाकों से लोग इसलिए शहर में आते हैं ताकि उनको व्यवसाय मिल सके, क्योंकि कंपनीज जॉब्स बहुत सारी सिटीज में होती है और ग्रामीण इलाकों में नहीं होती है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, एंड वन ऑफ द मेन मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको डिटेल में भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के तौर पे अर्बनाइजेशन से बिल्कुल आ सकते हैं। सो मेक श्योर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट ग्रोथ? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है स्मार्ट ग्रोथ का? Creating neighborhoods that require cars to get around. Second is building up, not spreading out. Then third is protecting wildlife habitats. Fourth is focusing development outside of the existing cities. And the correct answer is building up, not spreading out. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरल बेस्ड आपको बहुत आएंगे, आपको सिर्फ देखना है कौन सा पॉजिटिव ऑप्शन है आंसर में से, क्योंकि ऐसे में ऑप्शंस जो एक सही ऑप्शन जो होता है, जो हमारा आंसर होता है, वो जनरली पॉजिटिव होता है, बाकी होते हैं नेगेटिव नकारात्मक ऑप्शंस आपके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. वर्बल बुलिंग इंक्लूड्स। देखिए बुलिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, फिजिकल बुलिंग है, वर्बल बुलिंग है, साइबर बुलिंग है। सो मेक श्योर उनकी जो सब टाइप्स हैं कि क्या क्या उनमें इंक्लूड करता है वो आपको पता हो। सो वर्बल बुलिंग में से इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा? पंचिंग। पंचिंग आएगा आपका फिजिकल बुलिंग के अंदर, क्योंकि उसमें मारधाड़ है, मतलब फिजिकली चोट पहुंचाई जा रही है। देन थ्रेटनिंग नोट्स एंड लेटर्स, ये देखिए आपका आएगा रिटन कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये, रिटन आपका रिटन बुलिंग है ये आपकी, एंड इसको हम वर्बल में इंक्लूड नहीं करेंगे। टॉन्टिंग देखिए बोलकर की जाती है, तो ये बिल्कुल वर्बल बुलिंग में इंक्लूड होगी, तो थर्ड आपका आंसर है। फोर्थ है अनवेलकम टचिंग, वो भी फिजिकली होती है, तो ये भी वर्बल बुलिंग के अंदर नहीं आएगी। करेक्ट आंसर इज टॉन्टिंग। करेक्ट। Coming to next question, question number 8. Dash is a problem in which an individual loses control over his emotions to the extent of causing harm to himself or others. Average learning, bullying, behavioral problem या aggression. देखिए एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी समस्या बेसिकली जिसमें एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस को उस एक्सटेंट तक ले जाता है कि वो अपनी जो भावनाएं होती हैं उन पे कंट्रोल खो देता है, नियंत्रण खो देता है, और वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या पहुंचाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर एज लर्निंग बोलेंगे, बुलिंग बोलेंगे, बिहेवियरल प्रॉब्लम बोलेंगे या अग्रेशन बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे अग्रेशन। देखिए एक होता है गुस्सा होना और एक होता है आक्रामक होना जिसको बोलते हैं। तो ये वही है जो गुस्से के लेवल से बिल्कुल वर्स्ट होता है, एक कि इंसान अपना टेम्पर बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाता है और अपने आप से कंट्रोल बिल्कुल खो देता है। Next is question number 9. Learners who are who are much more in age than the average age ought to be for studying in that very class or grade. देखिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज नॉर्मल स्टूडेंट से, मतलब उस पर्टिकुलर क्लास में होने के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रेड में होने के लिए जो उनकी एज होनी चाहिए, उस एज से अधिक है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट क्लास का बच्चा 4 साल का होना चाहिए, अगर किसी की एज उस क्लास से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 7 साल है, 8 साल है, और देन वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे
क्या बोलेंगे, यही क्वेश्चन है, पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है ओल्ड लर्नर्स, ओल्ड एज लर्नर्स, एजेड लर्नर्स या ओवर एज लर्नर्स। तो इनको हम बोलेंगे ओवर एज लर्नर्स, जो अपनी उम्र से ज्यादा है लेकिन उन शिक्षार्थियों के साथ पढ़ रहे हैं जो उनसे कम एज के हैं, और उस क्लास के लिए वो ओवर एज लर्नर्स कहलाते हैं। Next is question number 10. Education for all cannot be achieved without overcoming marginalized, nepotism, learning disability या corruption. And the correct option is here marginalization. Now coming to next question, question number 11. Sorry, यहाँ पे 10th question दोबारा से repeat हो गया है. What is the most relevant, मतलब बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबरिंग मिस्टेक थोड़ी सी है यहाँ पे. What is the most relevant characteristic of normally developing adolescent? First is continuous need for parental support. Second is freedom from peer group identification. Third is desire for domination by siblings. Fourth is development of emotional maturity. And a very nice question also. कौन सा सबसे देखिए रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मली डेवलपिंग एडोलेसेंट के लिए? सो मेक श्योर एडोलेसेंस के जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता हो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, एंड इस पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है. सो मेक श्योर आप वो वीडियो देख ले अगर कोई डाउट है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में. And the correct answer is development of emotional maturity. Fourth option is the answer here. Now, ये क्वेश्चन नंबर 11 होना था, 10 है, अब 12th क्वेश्चन पे आएंगे, इसलिए हम in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शिक्षण में वंचित समूह से संबंधित छात्रों की कम भागीदारी की स्थिति में सीखने की प्रक्रिया एक शिक्षक के लिए क्या है? बेसिकली टीचर शुड कैसा होना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? Ask the students to withdraw from school, accept the situation as it is, lower her expectations from such students, reflect on her own teaching and find ways to improve students' involvement. यहाँ पे देखिए अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि 3 आपको नेगेटिव ऑप्शंस मिलेंगे और एक होगा आपका पॉजिटिव ऑप्शन. तो तीनों नकारात्मक जो आपके ऑप्शंस हैं उनको आप पहचाने कौन कौन से हैं, एंड डेफिनेटली वो आपके आंसर नहीं होंगे. देखिए बच्चों को बोले कि वो स्कूल से निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा. स्कूल से वापस चले जाएं ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं बच्चों को, तो ये गलत है, नेगेटिव ऑप्शन है. देन एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, जो स्थिति है उसको स्वीकार कर लो, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, तो ये क्वेश्चन भी नहीं होगा, बिल्कुल चेंज लाएंगे, टीचर है हम. तो नकारात्मक उत्तर है ये भी आपका ऑप्शन है बेसिकली. देन लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, तो ऐसे छात्रों से टीचर अपनी अपेक्षाएं कम कर ले या एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दे या कम कर ले, ऐसा भी नहीं होगा. एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल हाई रखेंगे स्टूडेंट से, एक्सट्रीम हाई भी नहीं रखेंगे बट हाई जरूर रखेंगे, लोअर कभी भी एक्सपेक्टेशंस को नहीं करेंगे. तो फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे ये है आपका पॉजिटिव ऑप्शन, विच इज रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अपने स्वयं के शिक्षण पर प्रतिबिंबित करें और छात्र की भागीदारी को बेहतर बनाने के तरीके खोजें. तो बिल्कुल टीचर हैं तो वर्क तो करना पड़ेगा कुछ चेंजेस लाने के लिए. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. देखिए हिंदी में जो आपका आंसर इंग्लिश में है वही हिंदी में है, मार्क नहीं हुआ है तो ये ना सोचे कि वहां आंसर नहीं है. इंग्लिश में आंसर अगर मार्क हो रखा है सो मेक श्योर आप हिंदी में जो लोग रेफर कर रहे हैं आपके लिए भी सेम आंसर होगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Emotions and cognition are dash each other, completely separate from each other, independent of each other, interwoven with each other, या not related with each other.
नॉट रिलेटेड तो डेफिनेटली नहीं होगा, एंड इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ देखिए ये जुड़े हुए हैं, बुने हुए हैं बेसिकली, एंड करेक्ट ऑप्शन. Now, question number 14. A teacher can enhance effective learning in her elementary classroom by offering rewards for small steps in learning. Second is drill and practice. Third is encouraging competition amongst her students. Fourth is connecting the content to the lives of the students. एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है एक शिक्षक? क्या कार्य करें इन चारों में से? करेक्ट आंसर है सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़े, कनेक्टिंग द कंटेंट टू देयर लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट्स. देखिए कुछ भी चीज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब उनकी लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं तो आप कभी भी ऑब्जर्व करना, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनको उस कंटेंट की वैल्यू पता चलती है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आवश्यकता है ये जानने की. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15. Which of the following is a passive agency for socialization? इनमें से कौन सी passive agency है socialization की? निष्क्रिय एजेंसी है समाजीकरण की. फर्स्ट इज हेल्थ क्लब, देन फैमिली परिवार, इको क्लब आपका है, देन पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय. तो कौन सा है इनमें से? एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक लाइब्रेरी आपकी पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की. देखिए सोशलाइजेशन का आपका छोटा सा टॉपिक है बहुत यूनिट 4 से, सो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस तो आपके आ सकते हैं. सो मेक श्योर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लें. सोशलाइजेशन की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? सेकेंडरी और प्राइमरी एजेंट्स दोनों आपको पता होने चाहिए. ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सेकेंडरी एजेंट पे है. फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स. तो कौन होते हैं? द करेक्ट आंसर है स्कूल एंड नेबरहुड होते हैं सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, और फैमिली है प्राइमरी. Next is question number 17. Anyone can become angry. That is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right way, that is not easy. This is related to what? देखिए कई बार आप नोट करेंगे कि एक एज में बच्चे अक्सर गलत पर्सन से नाराज हो जाते हैं, लाइक टीचर से नाराज नहीं हो सकते हैं, दे हैव टू रिस्पेक्ट, बट कई बार हो जाते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस. ये चीज बच्चों में देखने को मिलती है. लेकिन अगर वो ये चीज जान जाते हैं कि हमें किससे नाराज होना है, किससे नहीं, किस पे गुस्सा करना है, किस पे नहीं, और कितनी डिग्री तक करना है, कितना गुस्सा कर सकते हैं और किस तरीके से करना है, एक पर्टिकुलर एज पे बच्चों को नहीं पता होता है. लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? इमोशनल डेवलपमेंट से. ये बताता है कि बच्चा इमोशनली डेवलप हो गया है, या ये बताता है कि सोशली बच्चा डेवलप हो गया है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो गया है, संज्ञानात्मक विकास, या फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास उसका हो गया है. तो देखिए ये है भावनाओं से रिलेटेड, तो इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास आपका सही उत्तर होगा. आगे है प्रश्न 18, क्वेश्चन नंबर 18. एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस. जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सीखने की डैश गिरावट आती है, डैश में गिरावट आती है, डैश कम हो जाती है. क्या? पावर, शक्ति, स्पीड गति, क्वालिटी गुणवत्ता, क्वांटिटी मात्रा. स्पीड. देखिए गति जो होती है वो कम हो जाती है. अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं हमें याद नहीं रहता है, या कुछ भी आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी ओल्ड एज पीपल से. Next is question number 19. Globalization has improved in the living structure of what? All people, workers in developing countries, people in developed countries, none of these.
एंड द करेक्ट आंसर इज वर्कर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए ऐसे क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से आपके आ सकते हैं, वैश्वीकरण से। सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को ब्रीफ में करें। साथ में अर्बनाइजेशन का भी टॉपिक है, पॉवर्टी है, डिप्रीवेशन का आपका टॉपिक है। सो एक दो टॉपिक्स आपको ऐसे करने पड़ेंगे, प्लस एडोलेसेंस भी इस यूनिट से आपका है, ड्रग एडिक्शन भी है। Next is question number 20. The impact of globalization has not been fair. Who among the following people have not benefited from globalization? किसको फायदा नहीं हुआ है, लाभ नहीं हुआ है globalization से? Well-off consumers, small producers and workers, skilled and education producers, या large wealthy producers. And the correct answer is small producers and workers. इनको बेनिफिट नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, तो इनके साथ जो प्रभाव रहा है ग्लोबलाइजेशन का वो उचित नहीं रहा है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम योर यूनिट 4। हर एक यूनिट से 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं। एंड वक्त रहा तो एक और सीरीज निकाल देंगे एंड एक और बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, 20 क्वेश्चंस फिर से इंक्लूड कर लेंगे। बट देखिए काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी को इंक्लूड करना है, तो पहले एक राउंड करना जरूरी है। सभी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज करेंगे, देन टॉपिक वाइज करेंगे अगर टाइम रहता है तो, बिकॉज सबका अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए तो वही बेटर है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको करना है हमें सब्सक्राइब। Thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.